हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IACS प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ सितंबर और 11th ऑफ सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर हैज प्रपोज वन टाइम ऑफ हाउ मच इंसेंटिव टू फार्मर फॉर नेचुरल फार्मिंग। देखो दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज कर दिया है कि वन टाइम इंसेंटिव मिलेगा उन फार्मरों को जो कि नेचुरल फार्मिंग को एडॉप्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, तो पहले इसका आंसर जान लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज इंडियन पॉलिसी रिलेटेड टू नेचुरल फार्मिंग एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नेचुरल फार्मिंग एंड व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर? तो इसका आंसर है दोस्तों 20,000 रुपीज। कितना देगी गवर्नमेंट? देगी 20,000 रुपीज वन टाइम इंसेंटिव फॉर पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर 20,000 रुपीज देगी गवर्नमेंट उन फार्मरों को जो नेचुरल फार्मिंग को एडॉप्ट करेंगे। क्लियर? अब आपको मैं बताता हूं कि इंडिया की क्या पॉलिसी है नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। देखो, सबसे पहले इंडिया ने एक प्लान निकाला था जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग। क्लियर? अब इस मिशन का एम क्या था? देखो, इसका एम है टू कवर 7.5 लाख हेक्टेयर लैंड ऑफ इंडिया इन नेचुरल फार्मिंग। इसका क्या एम है कि इंडिया की नियरली 7.5 लाख हेक्टेयर लैंड को नेचुरल फार्मिंग बनाना। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जल्दी बताइए, हम बड़े एक्साइटेड है कि व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हमने सुना है, ये नेचुरल फार्मिंग क्या है? तो अब वेट करिए, अपन पूरी तरह समझते हैं। क्लियर? अब देखो, ये मिशन तो आपको समझ में आ गया। देन आफ्टर हम समझेंगे अब कि बजट आया था, यूनियन बजट, जो कि मैंने आपको इंडिविजुअल लेक्चर बना के रखा है 1.5 घंटे का। यूनियन बजट 2024-25, जिसमें एक पॉइंट था, याद रखना, कि अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ फार्मर्स विल बी एनकरेज्ड टू adopt natural farming। क्लियर? ये बजट का एक पॉइंट था कि 1 करोड़ फार्मर को एनकरेज करना कि वो नेचुरल फार्मिंग को एडॉप्ट करें ओवर 2 ईयर, 2 साल के अंदर, ओवर 2 ईयर। ये 2 साल का प्लान है बजट में जो आया था कि 1 करोड़ फार्मर को एनकरेज करना है कि वो नेचुरल फार्मिंग को एडॉप्ट करें। अब मेन क्वेश्चन आता है कि नेचुरल फार्मिंग होता क्या है। देखो, अब हम समझते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। तो सभी जानते होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। बच्चा जानता होगा। ऑर्गेनिक तो ऐसा रट गया है कि मतलब जो गांव का आदमी है वो भी बोलता है कि मुझे ऑर्गेनिक सब्जी खाना है। क्या खाना है? मुझे ऑर्गेनिक सब्जी खाना है। इसमें सिर्फ ओनली एक ही चीज याद रखना कि ऑर्गेनिक वी कैन से फार्मिंग without using chemical fertilizer। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, और इसमें यूज क्या करा जाएगा? इसमें यूज करा जाएगा मैन्योर का। मैन्योर मीन्स आप जानते हो कि जो गाय का गोबर होता है, जो उसको है ना स्टोर कर लिया जाता है, देन आफ्टर बहुत दिन तक स्टोर करके रखा जाता है, फिर वो धीरे धीरे डीकम्पोज होने लगता है और वी कैन से एक नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। क्लियर? और वर्मी कंपोस्ट। क्लियर? इतना याद रखोगे, इसे यूज कराता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे नेचुरल फार्मिंग क्या है। देखो, नेचर से आप समझ गए होंगे कि नेचर मीन्स किसी भी जगह को छोड़ना। जैसे किसी
फील्ड पर घास उग जाती है, ऑटोमेटिकली उग जाती है, तो वो क्या है, नेचर है, नेचर के जरिए हो रही है। तो नेचर फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग, नेचर फार्मिंग, और फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल fertilizer as well as manure, वर्मी कंपोस्ट, ये सबका यूज नहीं करा जाता। तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो मैन्योर यूज करा जाता है, पर नेचुरल फार्मिंग में मैन्योर यूज भी नहीं करा जाता। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वी कैन से सॉइल का फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलिटी उसकी कैसे बढ़ेगी। तो क्या होता है दोस्तों, नेचुरल फार्मिंग में आप जानते हो कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर जो भी पेड़ के पत्ते गिरते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो क्या होता है कि डीकंपोज होता है, ऑटोमेटिकली डीकंपोज किया जाता है बाय अर्थवॉर्म। किसके द्वारा, अर्थवॉर्म के द्वारा। तो आपको कोई कुछ नहीं करना, अर्थवॉर्म ऑटोमेटिकली उसको डीकंपोज कर देगा, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्लियर। दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग। दूसरा डिफरेंस है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, वी कैन से प्लगिंग, टिलिंग। क्लियर। बट नेचुरल फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, नेचुरल फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, नो, नो प्लगिंग, नो टिलिंग। क्लियर। देन आफ्टर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कॉस्ट हाई होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कॉस्ट हाई होती है, इसकी कॉस्ट नील होती है। क्या होती है, नील होती है, बड़ी कम होती है। तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्लियर। तो कितना इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट, 20,000 इंसेंटिव देने वाली है गवर्नमेंट उन फार्मरों को जो कि नेचुरल फार्मिंग को एडॉप्ट करेंगे, और वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। देखो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है 3 कैंसर ड्रग्स, अब इनके नाम तो बाद में, ट्रस्ट टू जुम्बाब, डेरोक्सटेकन, ओसिमेरेटिव एंड दुर्वालुम्बाब, जीएसटी रेट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 12% टू विच स्लिप। अब ये पूछ रहा है कि बताइए, अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, क्या हुई थी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 54th, कौन सी, 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें डिसीजन लिया गया है कि बताइए 3 कैंसर के ड्रग्स हैं, उसका जो जीएसटी थी वो 12% थी, पर उसको रिड्यूस करके कितना परसेंट कर दिया है, तो वो कर दिया दोस्तों 5%। क्या कर दिया है, 5% कर दिया है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। जो कैंसर के 3 ड्रग्स हैं, ये बड़े इफेक्टिव ड्रग्स हैं, इफेक्टिव ड्रग्स हैं, तो इससे कई सारे बेनिफिट होंगे। पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा, लोगों का जो हेल्थ पर पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। तो ये कैंसर के ड्रग्स हैं, इनका जीएसटी रिड्यूस कर दी 12% से 5% कर दी। क्लियर, याद रखोगे। अब हम बताएंगे, देखो ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, आप जानते हो मेरा नेचर, मैं पूरा डिटेल में बताता हूं। अब मैं आपको पूरे डिसीजन बताऊंगा जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से डिसीजन लिए गए। क्लियर। सबसे पहले क्या था कि डिमांड चल रही थी 2 महीने से, जो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस है, क्या है दोस्तों, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस आप कराते होंगे, इंश्योरेंस, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या है दोस्तों, आप जानते हो कि हमारे इंडिया में बड़ा ही कम पेनिट्रेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बड़ा ही कम है। इसका रीजन क्या है, एक तो हाई कॉस्ट। तो क्या है दोस्तों, कई इंडिया में डिमांड हो रही थी कि इसमें जीएसटी लगती है 18%, कितनी लगती है, 18% जीएसटी लगती है। अब इंडिया में डिमांड चल रही थी कि इसको रिड्यूस करा जाए 18% को, और फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी जाए कि 18% जो जीएसटी लग रही है ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, इसको कम कर दिया जाए। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन लिया जाएगा, मैं इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकती। क्लियर। अब क्या हुआ, मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या हुआ कि एक कमेटी सेटअप करी गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर,
जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GOM। क्लियर। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग सेटअप करी गई और इस मीटिंग में बोला कि आप इसमें रिसर्च करिए या काम करिए कि कितना रेट हमें रिड्यूस करना है, इसमें करना है कि नहीं करना, ये आप डिसाइड करिए और ये अपनी रिपोर्ट देंगे एंड अक्टूबर तक। और उसके बाद क्या होगा कि नवंबर में फिर से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा। क्लियर। एक तो ये पॉइंट डिसीजन लिया गया। दूसरा क्या है दोस्तों कि रेट रिड्यूस कर दी। जो ब्रेड है, ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, इस पर जीएसटी रिड्यूस कर दिया। पहले कितना था? तो दोस्तों पहले था 18%, अब इसको कर दिया है 12%। कितना कर दिया है? 12% कर दिया है जीएसटी को रिड्यूस करके। क्लियर। तीसरा डिसीजन क्या लिया गया? आप जानते होंगे जो कार के सीट कवर आते हैं, कार के सीट कवर, उन पर जीएसटी बढ़ा दिया है। पहले था जीएसटी 18%, इसको कर दिया है 28%। देखो मेरी क्लास में आओगे, मेरे वीडियो में आओगे तो आपको इतना डिटेल में बताऊंगा कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर जाओगे। आप कई सारे वीडियो देखिए यूट्यूब पर, सीधे आपको आंसर बता के फॉरवर्ड अहेड चलिए। नो, मेरा काम है आपको डिटेल में समझाना। क्लियर। ये डिसीजन हुआ। देन आफ्टर, उसके बाद क्या डिसीजन लिया गया? उसके बाद डिसीजन लिया गया कि जो हेलीकॉप्टर सीट शेयरिंग है उस पर जीएसटी 5%। क्लियर। देन आफ्टर, हेलीकॉप्टर चार्टर पर, इंडिविजुअल हेलीकॉप्टर चार्टर लेते हो तो उस पर लगेगा दोस्तों 18% जीएसटी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे डिसीजन लिए गए और एक कमेटी भी सेटअप करी गई। क्या करी गई? एक कमेटी भी सेटअप करी गई अंडर एडिशनल सेक्रेटरी, किसका? रेवेन्यू का। और ये क्या करेगा? ये रिव्यू करेगा, रिव्यू दी शेयरिंग ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इंटीग्रेटेड जीएसटी जानते हो कि शेयर होता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तो इसको ये रिव्यू करेगा। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन से डिसीजन लिए गए। मेरा काम है डिटेल में समझाना। कितना कर दिया है कैंसर ड्रग्स का? 5% कर दिया है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बरक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड इन विच कंट्री। अब आपके मन में जा रहा होगा, देखो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई डेवलप कंट्री जैसी टाइप की लग रही है। क्लियर। तो देखो अब हम डिटेल में जानेंगे बरक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गल्फ कंट्री का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। याद रखना, ये गल्फ कंट्री का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए किस कंट्री ने गल्फ में बरक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है? तो वो बनाया है यूएई ने। अब कहानी क्या है? कहानी भी तो जानना जरूरी है। जब रमन सर पढ़ा रहे हैं और तो कहानी बताना पड़ेगा। तो कहानी ये है कि यहाँ जो यूएई के क्राउन प्रिंस हैं, जिनका नाम तो है बहुत बड़ा, ठीक है, पर मैं बताऊंगा शॉर्ट में। क्लियर। ये है खालिद बिन मोहम्मद, ये इसके क्राउन प्रिंस हैं और इनकी इंडिया में विजिट हुई है और इनने कई सारे एग्रीमेंट साइन किए विद इंडिया। क्लियर। एक एलएनजी पर, एलएनजी मतलब लिक्विड नेचुरल गैस के ऊपर एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। अब ये क्या है? तो दोस्तों जो अबू धाबी मींस यूएई की जो कंपनी है न्यूक्लियर की, उसको बोलते हैं एमिरेट न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी। क्लियर। और हमारे इंडिया की तो आप जानते होंगे एनपीसीएल मींस न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं एनपीसीएल।
इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया कि जो भरक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको मैनेज करेंगे दोनों मिलके। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? यूएई में। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेट सेमीकॉन 2024 अ स्ट्रेटेजिक इवेंट स्टार्टेड फ्रॉम 11 सितंबर इन ग्रेटर नोएडा यूपी। अब देखो सेमीकॉन, इंडिया क्या है? हब बनना चाह रही है सेमीकंडक्टर का। क्या बनना चाह रही है? इंडिया सेमीकंडक्टर का हब बनना चाह रही है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करती है सेमीकंडक्टर, इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए, ताइवान, साउथ कोरिया, यहां से इंपोर्ट करती है। क्लियर। और अभी आप जानते हो कि साउथ चाइना सी पर बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। क्लियर। और अगर जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो इंडिया का जो इंपोर्ट है सेमीकंडक्टर वो रुक जाता है और इंडिया का सारा काम रुक जाएगा। अगर सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट रुक गया तो इंडिया सोच रही है कि मैं हब बन जाऊं सेमीकंडक्टर का, और कई सारे देश के साथ एग्रीमेंट साइन कर रही है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब जब सिंगापुर गए थे तो कॉपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर डील साइन करके आए सिंगापुर के साथ। क्लियर। देन आफ्टर अभी लेटेस्ट अमेरिका के साथ डील साइन हुई है। क्लियर। देन आफ्टर गुजरात में एक इंडस्ट्री सेटअप करी जा रही है वी कैन से कीनी सेमीकॉन कंपनी द्वारा, और ये जो इंडस्ट्री है वो 60 लाख चिप पर डे बनाएगी। क्लियर। और दूसरा जो महाराष्ट्र ने अप्रूवल दे दिया है एक इसराइल की कंपनी जिसको इसराइल टावर सेमीकंडक्टर और अदानी ग्रुप दोनों मिलके एक इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं $10 मिलियन की महाराष्ट्र के अंदर, जो कि सेमीकंडक्टर के प्रोडक्ट बनाएगी। क्लियर। तो सेमीकॉन के ऊपर एक इवेंट भी हुआ है, होने वाला 11 सितंबर, आज हुआ था। क्लियर। तो ये ग्रेटर नोएडा में, और नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। किसने इनॉग्रेट किया था? नरेंद्र मोदी साहब ने। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु टुक चार्ज एज स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। देखो इनको जानते होंगे आप, ये है विनय गोयल। कौन है? विनय गोयल। और ये अभी डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन के चार्ज इन्हें होल्ड कर लिया है, और ये 2006 की, आई थिंक 2006 के हैं आईएएस ऑफिसर, और ये केरला कैडर के हैं, कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। याद रखोगे। और इन्होंने चार्ज कर लिया है, विनय गोयल है, सिंपल सा है, ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये पूछ रहा है कि किस बैंक ने आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो वो स्टार्ट किया है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब आप सोच रहे होंगे सर आगे बढ़ोगे क्या ये बता के? नहीं, ये हम डिटेल में समझेंगे कि स्कॉलरशिप का मेन मोटिव क्या है। तो इस स्कॉलरशिप का मेन मोटिव है फाइनेंशियली हेल्प करना टू 10,000 talented student from under privileged section to continue their एजुकेशन। उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए ये 10,000 टैलेंट स्टूडेंट का मदद करेगी ये आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये स्टार्ट करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी 7.5 लाख। क्लियर। तो इतना याद रखोगे, ये स्कीम का मेन प्रोग्राम का मेन एम है। क्लियर। तो एसबीआई आप जानते हो कितना अच्छा काम कर रही है। जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, टैलेंटेड हैं, उन 10,000 टैलेंटेड स्टूडेंट की मदद करेगी, स्कॉलरशिप देगी उन गरीब बच्चों को, जिससे वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। देखो कई सारे लोग बाग सुसाइड कर लेते हैं अपनी जिंदगी से हारकर, पर इंसान का जो जन्म है ये बड़ा ही मुश्किल से मिलता है। कहा जाता है, हमारे ग्रंथ में लिखा है कि इंसान का जो जन्म होता है वो बड़ा ही योनी बोलते हैं, बड़ी मतलब
कुछ 64,000 योनि के बाद इंसान का जन्म मिलता है। अब मुझे नहीं पता कितनी हज़ारों योनि होती है, मेरे बुजुर्ग लोग बोलते हैं ऐसा, तो इतनी योनि के बाद इंसान का जन्म होता है। और इंसान ही सिर्फ ओनली एक ऐसी ह्यूमन स्पीसीज है जो इतनी इंटेलिजेंट है, ज़िंदगी में सब कुछ कर सकती है, बस आपको मेहनत करना है। तो कुछ लोग बाग सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में जाने के बाद। सुसाइड इज़ अ नॉट अ लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन ये है कि परेशानी से लड़ो, कुछ इनोवेटिव सोचो, आपने जो किया है लाइफ में उससे पैसा कमाने का कोशिश करो। आप पे ज्ञान तो है, आपने मेहनत करी है, अगर कुछ भी आप में टैलेंट है, स्किल है, तो उसका यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये इस सुसाइड को रोकने के लिए एक दिन भी मनाया जाता है, जो मनाया जाता है 10 सितंबर को। 10 सितंबर को एक दिन मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 10 सितंबर को। क्लियर? याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु वॉन यूएस ओपन टाइटल 2024। देखो यूएस के ओपन टाइटल जीत चुके हैं और ये हैं जैनिक सिनर। जैनिक सिनर, और ये इटली से बिलोंग करते हैं, इटली के हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर यूएस ओपन टाइटल ये क्या है? तो दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम। कौन कौन से दोस्तों? पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। सेकंड होता है फ्रांस ओपन। देन आफ्टर विंबलडन, देन आफ्टर यूएस ओपन। ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम बोले जाते हैं मेन। और हर किसी खिलाड़ी का, टेनिस खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो एक बार विंबलडन जरूर जीते। मीन्स ब्रिटेन का जो ओपन, जो टेनिस का गेम है, वो एक बार जरूर जीते। वो क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइज मिलती है, हाईएस्ट प्राइज। क्लियर? इसी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइज मिलती है, याद रखोगे। अब हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। क्लियर? फ्रांस ओपन क्ले, मिट्टी पर खेला जाता है। क्लियर? देन आफ्टर विंबलडन ग्रास पर खेला जाता है। याद रखना, ये पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और टेनिस का जो पिच होती है, मीन्स जो ग्राउंड होता है, उसको कोर्ट बोलते हैं। क्लियर? ये भी याद रखना। क्लियर? जैसे पिच बोलते हैं, क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है उसको पिच बोलते हैं। क्लियर? ऐसे ही इसके टेनिस को कोर्ट बोला जाता है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ग्रैंड स्लैम, चारों ग्रैंड स्लैम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके प्लेयरों के नाम याद रखना, इवन मैन के तो याद ही रखना, पूछे ही जाते हैं। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री विथ इंडिया कंडक्ट युद्ध अभ्यास 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज। ये पूछ रहा है कि इंडिया के साथ मिलकर किस कंट्री ने युद्ध अभ्यास किया है 2024। क्लियर? तो ये तो सभी जानते होंगे, ये किया है यूएसए ने। क्लियर? और ये एक वी कैन से अमेरिका, यूएसए, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। सिंपल है, इसको डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हु बिकम न्यू इंडियन एम्बेसडर इन क्रोएशिया कंट्री। क्रोएशिया कंट्री कहां पर है? ये यूरोप की कंट्री है, यूरोप कंट्री। क्लियर? ये यूरोप की कंट्री है क्रोएशिया। क्लियर? और आप एक और बात ध्यान रखना, ये बने हैं अभी अरुण गोयल, अरुण गोयल एम्बेसडर बने हैं नए क्रोएशिया कंट्री के, जो कि यूरोप की कंट्री है। इसी के साथ 11 सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और हमेशा वीडियो पूरा देखना जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।